डायरेक्टर और हमारे वरिष्ठ साथी महंतेश जी, यहाँ उपस्थित अपने इस शहर के और क्षेत्र के सभी जाने माने समाज के नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे सज्जनवृंद, the leaders of the society who are present here in this august gathering, and the friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me and a matter of happiness for me to have interaction with the intellectuals and the leaders who represent the various walks of life. It gives me a lot of happiness and an opportunity also. My colleague Prahlad ji has talked about how Prime Minister Modi has brought a change and what change has come in Dharwad also, Hubli also. He has also talked about what we are going to bring to this area. इस इलाके के लिए क्या विकास किया जाएगा, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। अभी ये चुनाव का समय है, इसलिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे इन सारी बातों पर बहुत चर्चा होगी। And we are going to discuss at length and many issues we are going to discuss. But my coming to this place and getting an opportunity to talk to you, I would like to talk some basic things. How under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, India has taken a long leap. भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है, इसको समझने की जरूरत है। And when I talk to you, I feel that you can amplify the arguments, the discourse, the narratives. आप उसको बड़े अच्छे तरीके से, because you are the cream of the society, and being the cream of the society, people listen to you. You are the influencers. So in a way, I take this opportunity to see to it that in the best possible manner I am able to communicate how changes are taking place in this country in the political arena. And when I say so, जब हम ये कहते हैं तो हमें समझना होगा कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस के आप 70 साल देख लीजिए, डिवीजन 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 एंड डिवीजन। समाज को जितना बांट सकते हो बांटो, नॉर्थ साउथ, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हर पर जितना बांट सकते हो बांटो। और सच्चाई ये है, फैक्ट रिमेन्स दैट बांटते बांटते खुद बन गए। इन तमिलनाडु 60 years बैक इनके पांव उखड़े थे, ये श्रिंक हुए थे, आज दिन तक तमिलनाडु में वापस नहीं आ सके। केरला में रूल करते थे, आज कमजोर होते 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 श्रिंक कर गए। कर्नाटक में अभी भी झगड़ा समाप्त नहीं होता है। आंध्र में आप सरकार में थे, तेलंगाना में आप सरकार में थे, आपने तेलंगाना भी बनाया, आंध्र भी बनाया और दोनों जगह से चले गए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से हाउ थिंग्स चेंज। नाउ हियर इज भारतीय जनता पार्टी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। We respect regional sentiments, but at the same time, national aspirations is always taken into consideration. अगर हमारे प्रधानमंत्री तिरुवल्लुवर की बात यूनाइटेड नेशंस में करते हैं, अगर वो नाथ प्रभु केम्पागौड़ा जी की बात करते हैं, अगर वो यहाँ के कवियों की बात करते हैं, तो सिर्फ वो कवि की बात नहीं करते हैं, कवि के माध्यम से उस धरती की खुशबू की बात करते हैं। इस बात को हमको समझना। इसलिए यूनिटी, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्लोगन नहीं है, ये स्पिरिट है। और इसको इंप्लीमेंट करना, लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना, ये हमारा उद्देश्य रहा है।
और जब हम ये सारी बातें आपसे करते हैं तो मैं यहाँ पर यह जरूर कहना चाहूँगा, अब जैसे दत्तात्रेय रामचंद्र बिंद्रे जी की पोएम की बात है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसकी जिक्र किया, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कन्नड़ के कवि कुवेम्पु जी की, तो उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। और आप देखिए आज राष्ट्रपति भवन में पद्मा अवार्ड लेने कौन जाते हैं? कभी कोई नंगे पांव गया था? कभी कोई आदिवासी ड्रेस में कोई गया था राष्ट्रपति भवन में? भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी मोदी जी ने। आज भारत का आदमी राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। दिस इज द डिफरेंस। इट इज नॉट इंडिया, इट इज भारत नाउ। ये समझना होगा। हैंड पिक पीपल और पद्मा अवार्ड बांटे जा रहे। आज 8 पद्मा अवार्ड आप करना था। ये एक परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री, आज तक कोई इसी प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा करते हुए कभी बच्चों को कहा किसी ने कि तुमको हर लैंग्वेज के 5-10 सेंटेंसेस सीखने चाहिए? यू शुड लर्न एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऑफ एवरी इंडियन लैंग्वेज। और मुझे खुशी है कि आज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 13 रीजनल लैंग्वेजेस में परीक्षा हो रही है। ये डिफरेंस आया है। और मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था तो नीट में नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो डॉक्टर्स का होता, वी इंट्रोड्यूस कन्नड़, वी इंट्रोड्यूस गुजराती, वी इंट्रोड्यूस मराठी, वी इंट्रोड्यूस उड़िया, वी इंट्रोड्यूस बंगाली। और जब मैं मंत्री था तो शाम को कोई ना कोई नेता आ जाता था कि हमारे एमपीज आते थे, बोलते थे इस लैंग्वेज को भी जोड़ दीजिए। हम कहते थे जरूर जोड़ेंगे, क्यों इंग्लिश में ही सिर्फ टेस्ट हो। 100% में से 80% इंग्लिश में जाते थे और 80% में से उनकी सिलेक्शन होती थी, और जो 20% होते थे वो हमारे रीजनल लैंग्वेज के रह जाते। आज गरीब बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके मेडिकल एजुकेशन का टेस्ट दे सकता है और डॉक्टर बन सकता है। ये परिस्थिति आकर के, बिकॉज टेस्ट आर बीइंग डन इन रीजनल लैंग्वेज। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे, अभी हम लोग सब कुछ चर्चा करते हैं कि भारत की दुनिया में बहुत ख्याति बनी है, भारत दुनिया में बड़ा स्थापित हुआ है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है। वेरी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हिच हैज ब्रॉट दिस। एंड व्हेन आई से सो, जब मैं ये आपको कहता हूं, आप बताइए, जब उन्होंने पहली बार शपथ ली तो उन्होंने सार्क देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया। ये छोटी घटना नहीं है। इसने देश को दुनिया के नक्शे पर, कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, द सार्क नेशन हेड्स ऑफ द स्टेट आर देयर। यह एक रीजन में जो स्थापित करने की बात होती है, उसको भी हमको समझना चाहिए। अगर मैं बात करूं लंबे समय तक जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं, जब हम लंबे समय तक हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। नो प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएई, प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट विजिट नेपाल फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट विजिट श्रीलंका फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे और यूपीए में ये अवॉइड हुए। इजराइल जाने की तो हिम्मत ही नहीं रखते थे यूपीए की सरकार, क्योंकि उनका वोट बैंक, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो खतरे में पड़ता। इसको हमको समझना होगा। और नेपाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट, सबसे पहले भूटान गए, पड़ोसी फर्स्ट, नेबर्स फर्स्ट, उसके बाद नेपाल गए। और नेपाल आफ्टर 17 years a prime minister of India had gone. If I talk about Sri Lanka, after 28 years, 28 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री है। यह हमारे नेबर्स के साथ हमारी स्थिति थी। यह हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट की दृष्टि से हम देखते थे। और ऐसा ही नहीं है, नेपाल में जब भूकंप आया तो सूर्यास्त से पहले भारत का फर्स्ट सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट एंड लाइफ सपोर्ट का प्लेन विद डॉक्टर्स, विद ऑल फैसिलिटीज, विद ये जो रैपिड एक्शन वाले होते हैं
और ये जो एनडीआरएफ वाले होते हैं, ऑल रीच नेपाल, लैंडेड इन काठमांडू बिफोर द सनसेट। ये भी बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी तरीके से हमने अभी श्रीलंका की सपोर्ट की। नॉट दैट वी आर बिग कंट्री, दैट इज व्हाई, बिकॉज दे आर आवर नेबर्स। ये फीलिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक 100 ओवरसीज ट्रिप्स, 60 नेशंस ही विजिटेड। और आपको उनके प्रोग्राम के चार्ट भी आपने देखा होगा, रात को प्लेन में, सवेरे देश में। ही विजिटेड, ही हैज अंडरटेकन 100 विजिट्स लाइक दैट। प्राइम मिनिस्टर हमारे इजराइल भी गए, मंगोलिया भी गए, जहां कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों से इंटरनेशनल के टर्मिनोलॉजी की दृष्टि से बात करता हूं। डी-हाइफनेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में जब भी कोई दुनिया का देश भारत के बारे में बात करता था तो इंडिया हाइफन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। आज कोई भी दुनिया का देश इंडिया की बात करता है तो साथ में पाकिस्तान की बात नहीं करता है, क्योंकि इंडिया इंडिया बन गया, आगे बढ़ गया, और पाकिस्तान जहां है वहां रह गया। इन इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी ये डी-हाइफनेशन हो गया। ये हाइफन के साथ अब जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे बड़े देश बोलते थे इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे ये दोनों बराबरी हैं। आज कोई नहीं कहता। इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में शब्द चला गया। When they talk about India, they don't take the name of Pakistan. We have to understand कि इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। G20 की रिलेशनशिप, G20 की प्रेसिडेंटशिप और G20 की प्रेसिडेंटशिप में आप देखिए हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। हम भी हेल्थ मिनिस्टर की दृष्टि से G20 के मीटिंग्स में गए हैं। एक जगह होती है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आते हैं एक शहर में। अगर जर्मनी में हुई, बर्लिन में आए तो सब वहीं पर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको चेंज कर दिया। आज जब G20 हो रही है, मोर देन 200 मीटिंग्स आर टू टेक प्लेस इन हाउ मेनी 56 है इन 56 सिटीज वी आर हैविंग 200 मीटिंग्स ऑफ G20। इसलिए अब भारत G20 मना रहा है, दिल्ली नहीं मना रहा है अकेला। यह भी हमको समझना है। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि G20 में स्वागत सरकार तो करेगी, वहां की सिटी को करना है। यह हमारा उत्सव है, यह हमारे लोग हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा कल्चर, हमारा कुजीन, हमारी संस्कृति। हमको सारी चीजों को देखना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो यह सोच का अंतर होता है। और इन छोटी छोटी चीजों से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत पे हम चीजों में अपना स्थान स्थापित करते हैं, वो हमको ध्यान में रखना होगा। क्वाड, ब्रिक्स, SCO, चाहे I2U2, हर जगह भारत है। और ग्रुप ऑफ 7 नेशंस में भी भारत को परमानेंटली, रेगुलरली इनवाइट किया जा रहा है। ये हमको G7 में हमको इनवाइट किया जा रहा है। ये भारत की बदलती तस्वीर है। और आपने देखा होगा यूक्रेन वॉर में जब हमारे बच्चे वहां फंस गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैड अ वन टाइम टॉक विथ पुतिन एंड वंस ज़ेलेंस्की, और पार्शियल सीज फायर किया गया और भारत का तिरंगा झंडा लेकर के 23,000 बच्चे सेफ पैसेज भारत पहुंचाए गए। 114 सॉर्टीज लगी, 114 सॉर्टीज। और उनको लेने के लिए कौन गया था? भारत के कैबिनेट मंत्री। तो आप इंटरनेशनल से देख लीजिए। अभी जब बाली में था तो प्रधानमंत्री ने कहा यह समय युद्ध का नहीं है। और हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि इंडिया का इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यह एक दुनिया में बदलती हुई स्थिति की दृष्टि से हमारे को समझने की जरूरत है। मैं आपसे ये ब्रॉडर टर्म्स में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन ऑफ द लीडर एंड द पार्टी, हाउ इट टेक्स अ टर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे कहता हूं कि अवर गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। जब हम ये कहते हैं तो मैं इसको हम मीन भी करते हैं। अब आप देखिए इकोनॉमी की बात कीजिए। आज सारे देश की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई, सभी लोगों की इकोनॉमी लड़खड़ाई हुई, लेकिन इंडिया आज बढ़ रहा है आगे।
इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल रूप से आगे बढ़ रही है। इसकी हमको गहराई को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। मैं आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूं। इन्फ्लेशन रेट जो दुनिया में स्थापित है, रशिया 11.8% इज द इन्फ्लेशन रेट, इटली 10% इन्फ्लेशन रेट, यूनाइटेड किंगडम 10%, 10.1% इन्फ्लेशन रेट, ऑस्ट्रेलिया 7.8% इन्फ्लेशन रेट, इंडिया 6.5 इन्फ्लेशन रेट। हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया, प्रधानमंत्री जी ने इसको कंट्रोल किया। जीडीपी आप देखिए, चाइना 3.2% जीडीपी, फ्रांस 2.5%, जर्मनी 1.5%, यूरोपियन देश 1.5%, यूनाइटेड किंगडम 3.6%, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1.6%, इंडिया 6.8%। अब मैं इन कांग्रेसी भाइयों को क्या समझाऊं कि तुमको इकोनॉमी का ही नहीं मालूम। हल्ला करते रहते हो, ये वो महंगाई महंगाई। तुम्हारे एक भी स्टेट ने पेट्रोल का दाम घटाया? कांग्रेस रूल स्टेट ने एक ने भी डीजल का दाम घटाया? एक ने भी गैस का दाम घटाया? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये हमको समझना पड़ेगा। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और मैं इसलिए, और ये इकोनॉमी जानते हैं, अब सब लोग कह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की दृष्टि से ब्राइट फोकस है तो वो इंडिया। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जब कोविड आया था तो आपको याद होगा सब ने फ्री बीज बांटी थी। एवरीबडी, एवरी कंट्री, सब ने फ्री बीज बांटी थी। और उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का 1,30,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, तो उस समय कहा गया था कि ये एक तरीके से गलत पैकेज है। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सभी सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर को दिया था अलग से 1 लाख करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाओ। उसी तरीके से एमएसएमई सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपीस दिया गया था। आज बेनिफिशियरीज आर 83% एमएसएमई सेक्टर के लोग। ये हमको समझना पड़ेगा। तो उस समय सारे देश फ्री बीज बांट रहे थे। हाँ, गरीबी को, क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन था, तो प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके उनको भूखा कोई न रहे इस देश में, इसकी चिंता की गई। दिस वॉज एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर पीपल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आज भारत की, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट्स, भारत की अति गरीबी इज लेस देन 1%, लेस देन 1%। तो ये इकोनॉमी की दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूं तो मैं इसको बड़ा फख्र के साथ कह सकता हूं, जिस देश ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, ब्रिटेन ने, आज इंडिया ने ओवरटेक करके, नाउ इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मोबाइल में हम 92% मोबाइल बाहर से लेते थे, इंपोर्ट करते थे। You will be happy to note now that India is manufacturing 97% of mobile is being manufactured here in India. Apple की भी फैक्ट्री, Apple भी now, आपको जो नया Apple मिलेगा वो मेड इन इंडिया है, that we have to understand. उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, उसी तरीके से टॉय मार्केट में, उसी तरीके से हमारे ये अपना ऑटोमोबाइल मार्केट में हम लोग आज देश में, दुनिया में आकर के खड़े हो गए। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस तरीके से अब जैसे हम अगर बात करें, मैं हमेशा उसकी चर्चा करता हूं फार्मास्यूटिकल्स, क्योंकि मैं हेल्थ से जुड़ा रहा। द इंक्रीज इज 138%। हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं, वर्ल्ड डिस्पेंसरी। और सबसे अच्छी बात, मैं अपने सारे फार्मास्यूटिकल्स के लीडर्स को सलाम करता हूं कि हमारी दवा चीपेस्ट है दुनिया में और एफिकेसी में सबसे आगे है। ये हमारी ताकत है, ये हमको अंडरस्टैंड करना। अफ्रीकन देशों को, सभी देशों को हम दे रहे हैं, ये हमको उसमें से समझना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि
we are the fastest country who is converting itself in 5G. उसमें भी हम सबसे, रोलिंग जो हो रही है उसमें भी हम सबसे आगे हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। अभी धारवाड़ में IIT रिसेंटली उद्घाटन हुआ। अब ये इट इज नॉट ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम जब बच्चे होते थे तो हम जाते थे, देखते थे ये दिल्ली का IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे एक नई दुनिया में आए हैं जहां हम ये देख रहे हैं। कानपुर में जब हम जाते थे तो हम देखते थे, रुड़की में जब हम कानपुर में जब जाते थे, मुंबई जाते थे तो हमें लगता आज आपके धारवाड़ में IIT खुली। और आपको जानकर के खुशी होगी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं चाहूंगा कि आप कभी मुझे दिखाइए। Now there were 7 IIMs. Today there are 22 IIMs. All India Institute of Medical Sciences were 6. Now there are 22 All India Institute of Medical Sciences. अगर हम IIT और IIM की बात करें, every year 1 IIT and 1 IIM बन रहा है। अगर हम बात करें अपने यूनिवर्सिटीज की तो 320 यूनिवर्सिटीज खुली। अगर मैं बात करूं तो once a week 1 यूनिवर्सिटी is coming into existence। अभी एयरपोर्ट्स की बात हो रही थी, मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। 70 years में 74 एयरपोर्ट्स, 9 years में मोदी गवर्नमेंट में 74 एयरपोर्ट्स। दिस इज द स्पीड, दिस इज द स्केल एंड दिस इज द स्किल। मैं यहां आया, मैंने कहा ये हुबली का नया टर्मिनल बन गया, यहां भी बन गया। हमने पहले भी देखा है, अनंत कुमार के साथ में आया करता था, उस समय भी देखा, उस समय का रनवे भी देखा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जिसको हम कहते हैं वो आया है, जो हमें समझना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, ये रीजनल लैंग्वेज में मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन टीचिंग, ये छोटी घटना नहीं है। आज भारत पढ़ने लगा है, इसके पहले इंडिया पढ़ता था, अब भारत पढ़ने लगा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज बीन चेंज्ड, रीजनल लैंग्वेजेस को लाया जा रहा है। एजुकेशन हैज बीन मेड अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, फ्लेक्सिबल। एक व्यक्ति म्यूजिक भी पढ़ सकता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ सकता है। कभी सोचा था आपने? साइंस में घुस जाओ तो आर्ट्स में की बात नहीं कर सकते हो, आर्ट्स में चले जाओ तो बायोलॉजी की बात नहीं कर सकते हो। नाउ इट हैज बीन मेड फ्लेक्सिबल, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसी तरीके से ये जो हमारे एग्जामिनेशन का एनालिटिकल कर्व है उसको समझने की आवश्यकता है। एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, ये मजबूत होना चाहिए। हमारे टाइम में और आप लोगों के भी टाइम में क्या होता था, सुबह बच्चा होता था अपने वरांडे में चक्कर लगा रहा होता था और मेमोराइज कर रहा होता था। हम पता नहीं, हमारे यहाँ बोलते थे रट्टाफिकेशन, रट लेते थे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको एक तरीके से वॉमिट कर देते थे, यही बोलते थे। दिस वाज द टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज्ड टू। नाउ इट इज एजुकेशन वेयर इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और उस एप्लीकेशन ऑफ माइंड की दृष्टि से, और जैसा मैंने कहा कि मदर टंग में एजुकेशन होना, यह भी अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमको समझना चाहिए। एक बात, देश कैसे बदलता है उसके बारे में जब मैं बात कहता हूँ तो आपसे मैं इस बात को भी शेयर करता हूँ। बीइंग ए हेल्थ मिनिस्टर, हमारे देश में जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जापान में जो दवा थी ना, वो 1905 में आ गई और भारत में भारतीय व्यवस्था से यह दवा 2005 में पहुंची, 100 ईयर्स। उसी तरीके से ये जो पोलियो का ओरल वैक्सीन था, ओरल दवा जो थी, यह यूएसए में 1955 में आ गई और इंडिया का प्रोग्राम बना था 1985। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1982 में वर्ल्ड में आ गई थी और भारत पहुंचा जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने तो 2022 में वह हमारे वैक्सीन उसको हमारे नेशनल प्रोग्राम में दिया गया। रोटा वायरस जो है वो 2006 में हमारे यहाँ पहुंचा और हमारे यहाँ ये दवाइयों की स्थिति थी। ट्यूबरक्लोसिस कितने समय बाद पहुंचा। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी, लेकिन शायद 17 या 27 जनवरी 2020 को पहला कोरोना का केस आया। 2020 17 जनवरी या 27 जनवरी और 27 जनवरी
और प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया और 19 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो इंडिजिनस वैक्सीन भारत को दे दी विद इन 9 मंथ्स। दिस इज इंडिया। अब मैं यहां पर आपको अपने ऑपोजिशन लीडर्स की बात बोलने से रुकूंगा नहीं। ये मोदी टीका है, ये मोदी वैक्सीन है, इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। ये लगाओ नहीं, पढ़े लिखे लोग, शशि थरूर जैसे लोग बोलते थे दैट वी आर नॉट गिनी पिग्स दैट यू कैन हैव ए ट्रायल ऑन अस। ये पढ़े लिखे लोगों के वक्तव्य थे। ये अलग बात है कि आपको ट्विटर हैंडल में इनका पोस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन चुपके चुपके जाके खुद लगवा लिया, सबने लगवा लिया और दुनिया को बताते रहे। दिस इज देयर सोशल कंडक्ट, पॉलिटिकल कंडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये देश को कैसे गुमराह करते हैं, ये इनका, दिस इज देयर कैरेक्टर, दिस इज देयर कल्ट, दिस इज देयर कल्चर। दुनिया को गुमराह करो और खुद चुपके चुपके टीका लगवाओ, ये इन्होंने किया। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज इंडिया प्रोग्राम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 200+ करोड़ डबल डोज, 218 करोड़ के आसपास हुई, 230। अब आजकल याद नहीं रहता है डबल डोज, फिर उसका बूस्टर डोज, लेकिन भारत तैयार हो गया। ये डिफरेंस को समझिए। इंडिया गॉट रेडी और आज भी अमेरिका में 76% से ज्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वी हैव क्रॉस 100%, वी हैव रीच्ड सुपर सैचुरेशन पॉइंट। ये इंडिया है, ये भारत है और ये तस्वीर हमको समझने की जरूरत है, इसको हमको जानने की जरूरत है। और अगर कोविड की डिप्लोमेसी की बात करें, वैक्सीन मैत्री की बात करें, भारत ने 100 देशों को वैक्सीन कोरोना की पहुंचाई है, जिसमें से 48 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई है। दिस इज इंडिया। अब मांगने वाला इंडिया नहीं है, देने वाला इंडिया हो गया है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं कांग्रेस के लोगों को हमेशा बोलता हूं, वी कैन गिव यू आई साइट बट वी कांट गिव यू विजन। विजन नहीं दे सकते तुम, जिसने देखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, बंद कर रखा है, तो हम क्या करें? तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं सारे आंकड़े दे रहा हूं आपको, ये सारे आंकड़े लेकर के, लेकिन पढ़ने का शौक ही नहीं है, तो करें क्या हम? जानने का शौक नहीं तो हम क्या करें? तो ये मैं आपके साथ इन सारी चीजों की चर्चा कर रहा हूं। अब आप देखिए हमारे सारे प्रोग्राम, मैं हमेशा बताता हूं और मैं मीडिया के लोगों को बताना चाहता हूं, आप भी ध्यान में रखिए। There is a difference between freebies and empowerment. We believe in empowerment. हम लोगों को एम्पावर करेंगे। आयुष्मान भारत, एक गरीब आदमी को अगर हार्ट की बीमारी हो जाए तो उसका परिवार बिक जाता था। आज आयुष्मान भारत में मोदी जी ने गरीब लोगों को, क्या है संख्या उनकी, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 11 करोड़ फैमिलीज, यानी 50 करोड़ लोग को 5 साल का हेल्थ कवर, एवरी ईयर 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर देने का काम किया है। दिस इज एम्पावरमेंट। आज कोई टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कोई बार्बर, कोई रैग पिकर, कोई सब्जी वाला, ठेले वाला, रिक्शा वाला, ये कोई गंभीर बीमारियों के कारण उसका घर नहीं बिकेगा। कैंसर हो गया तो उसका घर नहीं बिकेगा। उसके इलाज के लिए मोदी जी 5 लाख रुपए हर साल लेकर के खड़े हैं। ये हमको समझना चाहिए। और कितनों के लिए? 50 लाख लोगों, 50 करोड़ लोगों, 50 करोड़, यानी 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से अगर आप बात कीजिए उज्ज्वला की, उजाला की बात कीजिए, मैं तो गांव से आता हूं, हमारी बहनें, हम एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, विमेन एम्पावरमेंट, हमारी बहनें गांव में, मैं पहाड़ से आता हूं, दे यूज्ड टू गेट अप एट 5 o'clock, दे यूज्ड टू गो टू द वुड्स, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट करके लाती थी तो चूल्हा जलाती थी और तब जाकर के घर का खाना बनता था, चाय बनती थी। आज 9-9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत गैस का कनेक्शन दिया गया, सिलेंडर दिया गया। अब उनकी एम्पावरमेंट इतनी हो गई है कि लाइटर से टक से जलाती हैं, 5 मिनट में चाय पिलाती हैं, आधे घंटे में भोजन कराती हैं। दिस इज एम्पावरमेंट, दिस इज द चेंज। और मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं,
ये लंग्स की बीमारी महिलाओं को, 200 सिगरेट के बराबर का तो धुआं वो सवेरे सवेरे ले लेती थी चूल्हा जलाते हुए। कम से कम जो 200 सिगरेट का जो कार्बन होता है उतना धुआं वो अपने नोज से ले लेती थी, मुंह से ले लेती थी। आज पल्मोनरी डिजीजेस कम हो रही है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, मैं जब एमएलए था तो मुझे याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, तो मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बोलता था, नड्डा साहब यू हैव गॉट 1 इंदिरा आवास योजना, एंड नाउ बताइए ये इंदिरा आवास योजना ये किसको देना है। और मैं तकलीफ में पड़ जाता था कि मैं किसको दूंगा, कौन अपना, सारे अपने हैं, कैसे बांटूंगा। आज मुझे अब यहाँ के आंकड़े नहीं याद हैं, लेकिन टोटल अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं, पक्के मकान बने हैं विद 2 बेडरूम्स और किचन अलग से, हर घर जल नल उसकी व्यवस्था और टॉयलेट की अलग से व्यवस्था, इस काम को किया गया और वो हैंडओवर किया गया। ये हमको समझना होगा, दिस इज एम्पावरमेंट, ये हमको समझने की आवश्यकता है, ये हमको जानने की आवश्यकता है। उसी तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है वो ऑल इंक्लूसिव है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ कर्नाटक में, आप बताइए 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? आप बताइए रेलवेज में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, किसी को जरूरत पड़े ना पड़े, ये वंदे भारत ट्रेन में जरूर घूम के आए। यू विल फील दैट यू आर नॉट इन इंडिया, यू विल फील द डिफरेंस, सी द क्वालिटी ऑफ दी, और ये इंडिजिनस है, इंडिया में बना है। आप इसकी क्वालिटी देखिए, स्पीड देखिए, मोदी जी की सोच देखिए। अब ये धारवाड़ से कहां को चलने वाला है? बेंगलोर, और अभी मैसूर चेन्नई चला है। आप देखिए क्या क्या वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी है जिसको हम कह सकते हैं, और वो उसकी स्पीड देख लीजिए। आप बताइए तुमकुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए अब 75% ऑफ एविएशन का काम कर्नाटक में होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप बताइए HAL का तुमकुर में हेलीकॉप्टर का बनने का काम शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम जब पहले जाया करते थे अमेरिका तो हमको लगता था कि हम कहाँ पहुँच गए, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, या फिर लंदन जाएं तो हिथ्रो एयरपोर्ट, तो ऐसा लगता था, सिंगापुर जाकर के एयरपोर्ट दिखता था। आज हमारे एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एयरपोर्ट्स हैं, हम किसी से भी कम नहीं है। आप देखिएगा ये जो कैंपागोडा हमारा नया टर्मिनल बना है बैंगलोर का, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जब मैं बोलता हूं ये सड़क और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं है, ये तुमकुर की इकोनॉमी को और कर्नाटक की इकोनॉमी को बदलने का रास्ता है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए अभी जो हमारे विकास की दृष्टि से, अब देखिए इनोवेशन में आप नंबर 1 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटक अचीवर में आया हुआ है। अगर हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 पर खड़ा है। ये ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है, ये सब यहाँ की लीडरशिप ने, डबल इंजन की सरकार ने इन सारी चीजों को करने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हुआ। एक्सप्रेसवे की बात मैंने की, अभी आपके सामने इन्होंने बातचीत की कि अब ये जो हम्पी हॉस्पेट में जो रेलवे स्टेशन बना है वो भी देखने लायक है। अब उसमें भी देखिए इनोवेशन है कि हम्पी मॉडल का रेलवे स्टेशन बना है। उसी तरीके से आप देखिए यहाँ जो आपके बारे में इन्होंने चर्चा की कि हुबली का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको डेडिकेट किया। तो नए नए आयाम, बेलगावी में रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो और हमारी कोशिश क्या है कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क ना हो। ये बदलता भारत है, ये इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला काम हो रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने की बात है तो उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने जो मैंने तस्वीर रखने की कोशिश की है। जैसे अब कल्चर की बात की मैंने कि पॉलिटिकल कल्चर बदला है, तो हम अब ये परिवारवाद, ये डायनेस्टिक रूल्स से हट करके डेवलपमेंट ओरिएंटेड, विकासवाद और विकास को सपोर्ट करना, डेवलपमेंट को लाना, उसको हमने आगे बढ़ाया।
हम रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति बोल रहे हैं। आप किसी भी कांग्रेस के नेता को स्टेज पर खड़ा कर दो, 5 मिनट भी डेवलपमेंट पर बोल जाएगा तो हम देख लेंगे। They can't speak, they have done nothing. हंस करके ये बोल देते हैं हमने भी बहुत कुछ किया है। क्या किया है बताइए। और हम आते हैं तो हम रिपोर्ट कार्ड के साथ आते हैं, आंकड़ों के साथ आते हैं, चीजों को सामने रख करके बात करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। और इसलिए आप लोग, जैसा मैंने कहा कि यू ऑल आर द लीडर्स, आपको लोग सुनते हैं, यू आर द इन्फ्लुएंसर्स। आप कुछ कहते हैं तो उसकी बहुत अहमियत होती है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे एडवोकेट बने भारतीय जनता पार्टी के। मैं इतना तो मानता ही हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपने मुझे शांति से सुना है, तो आपका सपोर्ट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप दूसरों का भी सपोर्ट हमको दिलाएं, इसके लिए आप काम करें, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ಈಗ